मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे साख नियंत्रण की कि आरबीआई के द्वारा कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज बेसिकली रेगुलेट द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई। The RBI take corrective measures to regulate the money supply. So, monetary policy play a very dominant role in the development of the economy because according to the situations RBI take corrective measures. So, what are the method used by RBI? We are going to know what are the measures taken by the RBI. So there are two kinds of measures which RBI has take: quantitative measure or qualitative measure. Now first we discuss what is credit control. क्रेडिट कंट्रोल इन हिंदी कॉल साख नियंत्रण की विधि। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण संबंधी उपाय से संबंध रखती है। इसमें हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही विधि आती हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल इज एन इम्पोर्टेंट टूल यूज बाय आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है जो आरबीआई के द्वारा यूज़ की जाती है। इट एक्ट एज अ वीपन। ये एक तरीके का वीपन है आरबीआई का, जिसके माध्यम से द आरबीआई बेसिकली मैनेज एंड कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। थ्रू द क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक आरबीआई also regulate the volume of credit and आरबीआई चैनलाइज द क्रेडिट एज वेल एज। आरबीआई के द्वारा साख नीति को भी नियंत्रण किया जाता है और समय समय पर आरबीआई द्वारा बैंक दरों में कटौती और बैंक की दरों में बढ़ोतरी भी की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो दो मेजर्स हैं। पहला है क्वांटिटेटिव कंट्रोल विच बेसिकली रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ टोटल क्रेडिट, वेर एज क्वालिटेटिव कंट्रोल to regulate the flow of credit. Now we talk about what is the importance of credit control. First, to obtain stability enterprise level through monetary policy, through credit policy, RBI stabilize the price level. In case of inflations, RBI increase the bank rate. In case of deflations, RBI decrease the bank rate so that money supply will be carry on in the economy. So the main aim of credit control is to stabilize the internal price to attain stability and exchange rate. The next importance of credit control is to stabilize the exchange rate. जो exchange rate है, जो exchange rate fluctuations है, उसको minimize करना, उसको stabilize करना through floating exchange rate, the first priority of RBI. To stabilize money market of a country, RBI के द्वारा मनी मार्केट भी ऑपरेट की जाती है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, वेरएज कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होती है। तो मनी मार्केट को ऑपरेट करने का काम आरबीआई का है और आरबीआई के माध्यम से ही मनी मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। मनी मार्केट में हमारे ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, ये सारी चीज़ें आती हैं। समय समय पर आरबीआई शॉर्ट टर्म्स के लिए मार्केट में प्रतिभूतियां बेचने और खरीदने का काम करता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम टू एलिमिनेट बिजनेस साइकिल थ्रू क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक। RBI control the inflation and deflation situations and RBI regulate the money supply in the economy. RBI के माध्यम से जो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की परिस्थितियां हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। टू मैक्सिमाइज इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इन अ कंट्री, RBI के माध्यम से ही इनकम को मैक्सिमाइज, रोजगार के साधनों को और कंट्री में आउटपुट को बढ़ाया जाता है, क्योंकि समय समय पर आरबीआई के द्वारा करेक्टिव मेजर लिए जाते हैं ताकि मनी सप्लाई को नियंत्रित किया जा सके अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट आता है हमारा टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी
not only during normal times but also during emergency of war. RBI meet the financial requirement of economy in case of crisis and in times of emergency. So RBI basically meet the financial requirement as well as through credit control technique. Next, to help the economic growth of a country with specified period of time, RBI basically provide credit facility as well as credit facility to government for the development of economy. RBI के द्वारा भारत सरकार को भी ऋण दिया जाता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल नीति के माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का काम भी करती है एक पर्टिकुलर समय के लिए। जब डेफिसिट की कमी, जैसे फाइनेंस की कमी हो जाती है, तो आरबीआई के द्वारा सरकार को ऋण दिया जाता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ाया जा सके या मदद की जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। कौन कौन सी विधि हैं जिसके माध्यम से साख को नियंत्रित किया जाता है। पहला हमारा आता है क्वांटिटेटिव और जनरल मेथड। दूसरा आता है हमारा क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेथड। जब हम क्वांटिटेटिव मेथड की बात करते हैं तो इसको हम मात्रात्मक या परिमाणात्मक विधि के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा आता है बैंक रेट, बैंक की दरें, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं, वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, जिसमें आरबीआई के द्वारा समय समय पर जो हमारा तरल अनुपात होता है उसको आरबीआई चेंज करता है, जिसमें हमारा कैश रिजर्व रेशियो आता है। कैश रिजर्व रेशियो को हम नकद आरक्षी अनुपात कहते हैं। दूसरा हमारा आता है स्टेबिलिटी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम बोलते हैं वैधानिक तरल अनुपात। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड को हम गुणात्मक और प्रत्यक्ष साख नियंत्रण के माध्यम से जानते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा क्रेडिट रेशनिंग। आरबीआई के द्वारा क्रेडिट रेशनिंग की नीति अपनाई जाती है, जिसके माध्यम से आरबीआई देश के कॉमर्शियल और शेड्यूल बैंक्स को गाइडलाइंस जारी करता है कि वो इतना % फाइनेंस करेंगे। डायरेक्ट एक्शंस भी एक विधि है जिसके माध्यम से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। मॉरल परसुएशंस, पब्लिसिटी और रेगुलेटिंग दी कंज्यूमर क्रेडिट। आरबीआई जो कंज्यूमर क्रेडिट है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। आरबीआई के द्वारा डायरेक्ट एक्शंस, प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती है, पब्लिसिटी की जाती है और मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी मेंटेन किया जाता है। आइए अब इन्हें संक्षिप्त रूप में हम समझते हैं। पहला है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड। द क्वांटिटेटिव मेथड आर दोज मेथड विच एम एट कंट्रोलिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। थ्रू quantitative method, RBI control the volume of credit. They basically regulate the quantity of credit created by bank. First आता है बैंक रेट। बैंक रेट बेसिकली वो रेट होता है एट विच बिल आर डिस्काउंटेड, जिसके माध्यम से बिल्स को डिस्काउंट किया जाता है, रीडिस्काउंट किया जाता है बैंक के द्वारा विद द आरबीआई से। द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड लॉन्ग टर्म फंड टू बैंक, या ये भी कह सकते हैं दूसरे समय में ऐसा रेट जिस पे आरबीआई लंबे समय के लिए बैंक को ऋण देने का काम करता है, उस रेट को ही हम बैंक दर कहते हैं। ड्यूरिंग इन्फ्लेशंस के समय में जब महंगाई होती है तो आरबीआई के द्वारा बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है, बट ड्यूरिंग डिफ्लेशंस पीरियड जो बैंक रेट है आरबीआई की द्वारा वो कम कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी, जो 2020 की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बैंक रेट है वो अभी एज ऑन टुडे है 4.65%। तो आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रिव्यू किया जाता है और क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक के जो रेट्स होते हैं, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, इनमें चेंज किया जाता है। अब आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस वह ऑपरेशंस है जिसके माध्यम से बैंक खुले बाजार की क्रियाएं करता है। केंद्रीय बैंक यह समझता है कि व्यावसायिक बैंकों के पास नकद को अधिक है तथा उनका प्रयोग साख निर्माण के लिए किया जा रहा है, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है। तो ओपन मार्केट्स में इट बेसिकली रिफर्स टू ऑपरेशंस वेयर आरबीआई इज गोइंग टू बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहाँ पे आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचने का काम करता है। जब इन्फ्लेशंस की बात आएगी तो आरबीआई क्या करेगा,
बाय करेगा, जब डिफ्लेशंस की बात आएगी तो आरबीआई क्या करेगा, सेल करने का काम करता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल मनी सप्लाई द आरबीआई बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम करता है। उसी को बोला जाता है हमारा खुले बाजार की क्रियाएं। ताकि इस प्रकार इन क्रियाओं के द्वारा जो बैंक के पास अतिरिक्त कोष आ जाने से इनके पास बड़ी मात्रा में जो क्रेडिट वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ऑल बैंक हैव टू कीप अ मिनिमम कैश रिजर्व विद आरबीआई। मैंने आपको बताया था हर एक बैंक के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो अपनी कुछ कुल जमा राशि का 3%, 4% ये रेट आरबीआई के द्वारा डिसाइडेड होता है, वो अपनी जमा राशि का आरबीआई के संग मेंटेन करता है। आइए पहले बात करते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो की। कैश रिजर्व रेशियो जो रेशियो है वो अंडर सेक्शन 42 में डिवाइड बताया गया है आरबीआई एक्ट 1932 में। तो कैश रिजर्व रेशियो refers to the ratio where a bank has to deposit a 4% or a 3% of total time deposit with the RBI। हर एक कॉमर्शियल बैंक को अपनी नकद जमा राशि का कुल नकद जमा राशि का 4% आरबीआई के संग मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसी रेट को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको हम बोलते हैं नकद आरक्षी अनुपात। ये सभी के लिए मैंडेटरी है। आरबीआई एक्ट में डिफाइन है कि 1934 के अकॉर्डिंग हर एक बैंक के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी नकद जमा राशि का 4% आरबीआई के संग मेंटेन करेगा। एन इंक्रीज इन सीआरआर रिड्यूस द एक्सेस रिजर्व ऑफ बैंक। अगर सीआरआर बढ़ता है तो जो एक्सेस होता है रिजर्व बैंक का वो बढ़ जाता है। इसलिए कह रहे हैं इंक्रीज इन द सीआरआर रिड्यूस द एक्सेस रिजर्व ऑफ द बैंक। सीआरआर के बढ़ने से जो बैंक का रिजर्व होता है वो घट जाता है और सीआरआर के घटने से बैंक का रिजर्व बढ़ जाता है। द आरबीआई यूज दिस टेक्निक फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 1973। पहली बार इस टेक्निक का यूज आरबीआई ने 1973 में किया था। दिस रेशियो कैन बी वेरिड। ये रेशियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इट कैन बी 3 to 15% एज इंस्ट्रक्टेड बाय आरबीआई। एट प्रेजेंट 2020 द सीआरआर इज 3%। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो को हम वैधानिक तरल अनुपात बोलते हैं। सेक्शंस 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो सेक्शंस 24 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने हर कॉमर्शियल बैंक को डायरेक्ट किया है दैट ही हैज़ टू मेंटेन लिक्विड असेट्स। उसको अपने पास ही लिक्विड असेट्स मेंटेन करने की रखनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अप्रूव सिक्योरिटी विच कैन नॉट बी लेस देन ऑफ 20%। तो स्टेट लिक्विडिटी रेशियो ये कहता है कि बैंक को अपनी कुल जमा राशि का 20% कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। क्लियर है? इट रिफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी विच कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। तो आरबीआई के पास जो बैंक रखता है उसे हम सीआरआर बोलते हैं, लेकिन कॉमर्शियल बैंक जो अपने पास अपनी जमा राशि का 15%, 18% दिट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द आरबीआई अपने पास रखना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं एसएलआर। तो करेंट जो एसएलआर रेट है वो 18% है। द आरबीआई इज इम्पावर्ड टू चेंज दिस रेशियो। आरबीआई के पास अधिकार है, आरबीआई इस रेशियो को चेंज कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक। ये जो साख नीति है, जो लोन देने की नीति है, उसको भी प्रभावित करने का काम करता है। बैंक के द्वारा इस परसेंटेज को मेंटेन करना कंपलसरी है। अगर किसी बैंक के द्वारा इसको मेंटेन नहीं किया जाता है तो आरबीआई के द्वारा उस बैंक पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। बात करते हैं अब हम क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स हमारे गुणात्मक या प्रत्यक्ष साख नियंत्रण कहा जाता है। ये ऐसे उपाय हैं जो किसी निश्चित क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। गुणात्मक साख कहलाता है, इसीलिए इसे गुणात्मक साख कहलाते हैं। तो अनलाइक क्वांटिटेटिव टूल विच हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एंटायर इकोनॉमी, इसका भी
डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है देश की मनी सप्लाई पे। क्वालिटेटिव हमारे कुछ सेलेक्टिव टूल्स हैं जिसका इफेक्ट मनी सप्लाई पे पड़ता है ताकि अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया जा सके। पहला आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। आरबीआई के द्वारा जो उधार देने की नीति है उसमें रेशनिंग कर दी जाती है। दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, ये बहुत पुरानी मेथड है ऑफ क्रेडिट कंट्रोल की। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल वॉज फर्स्ट यूज बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड। पहली इस विधि का यूज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया था 18वीं सेंचुरी में। इट एम्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द पर्पज फॉर विच क्रेडिट इज ग्रांटेड बाय कॉमर्शियल। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था क्रेडिट को नियंत्रित करना था कॉमर्शियल बैंक द्वारा। ये दो तरीके की होती है, पहला है वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग, दूसरा हमारा वेरिएबल कैपिटल असेट्स रेशियो। तो वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग वह सिस्टम्स हैं जिसमें सेंट्रल बैंक फिक्स कर देता है सीलिंग्स और मैक्सिमम अमाउंट लोन देने की, कि बैंक इतना लोन देगा, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग्स। तो हर एक कॉमर्शियल बैंक के लिए अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, लोन एंड एडवांस फिक्स कर दिया जाता है कि वो इतना ही लोन करेगा, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग। दूसरा आता है वेरिएबल कैपिटल एसेट रेशियो। इट रिफर्स टू द सिस्टम बाय विच द सेंट्रल बैंक फिक्स द रेशियो विच द कैपिटल ऑफ कॉमर्शियल बैंक शुड हैव टू द टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो देश का केंद्रीय बैंक है वो रेशियो फिक्स कर देता है कि इतनी कॉमर्शियल बैंक को अपनी कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, एंड द सेंट्रल बैंक ऑल्सो चेक द टोटल असेट्स ऑफ द बैंक। आरबीआई के द्वारा बैंक की टोटल असेट्स को चेक किया जाता है, इसीलिए इसे वेरिएबल कैपिटल असेट्स रेशियो के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं हम डायरेक्ट ऑक्शंस की। डायरेक्ट ऑक्शंस होता क्या है? सेक्शन 25 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 empower the RBI to issue directive to the बैंकिंग कंपनी। आरबीआई समय समय पर बैंक के जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल बैंक हैं, उनको दिशा निर्देश देने का काम करता है। आरबीआई टेक ऑल्सो अगेंस्ट पर्टिकुलर बैंक बाय इम्पोजिंग पनिशमेंट लाइक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोरोइंग, डी लाइसेंसिंग टू कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैंक लोन। द आरबीआई में इशू इंस्ट्रक्शन। तो डायरेक्ट एक्शंस के माध्यम से प्रत्यक्ष कार्रवाई बोलते हैं इसे हिंदी में, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण संबंधी किए गए उपायों को देने के लिए दिशा निर्देश का ठीक ढंग से पालन न करने वाले बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई की जाती है। तो जो सेक्शन 21 है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो ये बताया जाता है कि आरबीआई के द्वारा समय समय पर बैंकिंग जो हमारे एनबीएफसी हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें समय समय पर गाइडलाइन दी जाती है कि वो आरबीआई के बनाए गए नियमों और निर्देशों का ढंग से पालन करे। अगर आरबीआई के द्वारा उनका विरुद्ध काम किया जाता है, बैंकों के विरुद्ध या प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई आरबीआई के द्वारा की जाती है, क्योंकि बैंक अगर आरबीआई की किसी भी नीति का, किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं तो आरबीआई के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए कह रहे हैं आरबीआई टेक डायरेक्ट एक्शंस द पर्टिकुलर बैंक बाय इम्पोजिंग पनिशमेंट। आरबीआई के द्वारा पनिशमेंट लगाया जा सकता है, बिकॉज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय बोरोइंग, डी लाइसेंसिंग की जा सकती है टू कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैंक लोन। द आरबीआई में इंस्ट्रक्शंस टू द कॉमर्शियल बैंक। इसीलिए समय समय पर आरबीआई के द्वारा जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं उन्हें नियम और कानूनों के लिए प्रत्यक्ष रूप से गाइडलाइन दी जाती है। जैसे है बैंकों को पुनः गठित की सुविधा बंद कर देना। अगर आरबीआई के द्वारा ऐसा पाया जाता है कि बैंक उसकी पॉलिसी का प्रयोग नहीं कर रहा है, पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बैंकों को पुनः कटौती की सुविधा बंद हो जाएगी। दूसरा, ऋण देने से आरबीआई मना कर देगा कॉमर्शियल बैंक को, और बैंकों पे दंड भी लगाया जा सकता है। इसीलिए इसे हम मॉरल एक्शंस के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारा मॉरल सजेशंस। दिस मेथड इज फ्रीक्वेंटली अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज कंट्रोल। इसको हम बोलते हैं नैतिक प्रभाव। तो देश के मौद्रिक नीति का नियमन एवं नियंत्रण करने के कारण देश के केंद्रीय बैंक का वाणिज्य बैंकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव रहता है। मैंने आपको बताया जो देश का केंद्रीय बैंक है उसका डायरेक्टली कंट्रोल होता है कॉमर्शियल बैंक पे। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंतर्गत बैंक आरबीआई की एडवाइस, आरबीआई क्या करेगा, एडवाइस देने का काम करेगा, सजेशंस देने का काम करेगा बैंकर्स को कि वो आरबीआई के द्वारा
जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो करे। एंड टाइम टू टाइम आरबीआई sending the letter and they also send the request to the commercial bank to cooperate with the central bank implementing credit policy। तो जो आरबीआई है वो समय समय पे क्या करेगा, उनको प्रेरित करेगा कि वो अपनी साख नीति का स्वेच्छापूर्वक पालन करें, किसी पे दबाव ना डालें। नैतिक प्रभाव की नीति की सफलता हम जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार पर पूर्ण पर्याप्त नियंत्रण रखता है। जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसका पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल होता है हमारे मुद्रा की सप्लाई पे। केंद्रीय बैंक तथा अन्य बैंकों के मध्य सहयोग भी स्थापित करने का काम हमारे आरबीआई के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आरबीआई एक्ट एज अ मीडिएटर, आरबीआई मीडिएटर का काम करता है। आरबीआई बैंक को दिशा निर्देश देने का काम करता है। भारत में नैतिक प्रभाव साख नियंत्रण के लिए प्रभावशाली कदम भी आरबीआई के द्वारा समय समय पर अपनाए जाते हैं और नैतिक प्रभाव की रीति के माध्यम से ही केंद्रीय बैंक का अधिकार अन्य बैंकों के साथ समन्वय हमेशा लगा रहता है। इसीलिए आरबीआई समय समय पर उनको गाइडेंस देने का भी काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी लोन। This system is specially intended to help the bank in controlling the volume of credit used for speculation in security under the Security Exchange Act 1934। Security Exchange Act 1932 के अकॉर्डिंग आरबीआई हेल्प करता है, इसलिए कह रहा है द सिस्टम इज स्पेशली इंटेंडेड टू हेल्प सेंट्रल बैंक। आरबीआई कंट्रोल करता है अपनी वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, जो लोन देने की क्षमता है, और उसको कंट्रोल करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट आर फ्रीक्वेंटली यूज। इसके लिए आरबीआई के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का यूज़ किया जाता है। आपको बता दूं, रेपो रेट वह रेट है जिसपे आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को लोन देने का काम करता है। जो करंट रेपो रेट है इस समय पे 4.4% है। अगर आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो जो बैंक की जो बोरोइंग होती है, एक्सपेंसेस पर बैंक, वाइस वर्सा, ठीक है। इसीलिए आरबीआई के द्वारा समय समय पर रेपो रेट को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। आइए समझते हैं। द रेट एट विच द आरबीआई इज विलिंग टू लैंड द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। जिस रेट पे आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को लोन दिया जाता है वो रेपो रेट कहलाता है। वेन एवर बैंक हैव एनी शॉर्टेज ऑफ फंड दे कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई। जब कभी देश के वाणिज्यिक बैंकों के बाद पैसे की कमी होती है तो वो आरबीआई से लोन ले लेते हैं सिक्योरिटी के अगेंस्ट। इफ़ द आरबीआई इंक्रीज द रेपो रेट, अगर आरबीआई के द्वारा रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, इट मेक्स बोरोइंग एक्सपेंसिव, तो जो लोन लेने की जो बोरोइंग होती है वो बढ़ जाती है। एज अ टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्योंकि आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है, इसीलिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है जब इन्फ्लेशन की कंडीशंस होती है। डिफ्लेशन की कंडीशंस में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। करंट रेपो रेट जो है इस समय पे वो 4.40 है। आइए बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। द रेट एट विच आरबीआई इज विलिंग टू बोरो फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, जिस रेट पे देश का केंद्रीय बैंक देश की वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इफ द आरबीआई इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, इट मीन्स दैट आरबीआई इज विलिंग टू ऑफर lucrative इंटरेस्ट रेट टू बैंक टू पार्क देयर मनी विथ आरबीआई। जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है तो आरबीआई की इच्छा होती है कि जो बैंक हैं वो अपनी मनी को आरबीआई के साथ मेंटेन करें। द रिजल्ट इन डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर बैंक कस्टमर एज बैंक प्रेफर टू पार्क देयर मनी विथ आरबीआई। इसीलिए बैंक अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी होती है वो आरबीआई के संग मेंटेन करके चलता है, क्योंकि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस आरबीआई विल प्रोवाइड हिम सपोर्ट। आरबीआई के द्वारा बैंकों